down to one last breath, but I can't stop now. We all तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो जैसे ही रुदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया और रुदरफोर्ड की जो ड्रॉबैक्स थी, उन ड्रॉबैक्स को रिमूव करने के लिए नील बोहर ने एटम का एक और नया मॉडल दे दिया। ठीक है, नील्स बोहर एक केमिस्ट है, इसने अपना एक एटॉमिक मॉडल दिया था जिसे हम बोहर एटॉमिक मॉडल के नाम से जानते हैं। अब इस मॉडल में क्या था, पोस्टुलेट्स थे। अब इसके दो क्या-क्या हैं कि एटम हैज न्यूक्लियस वेयर ऑल प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट, कि जितने भी आपके पास न्यूट्रॉन्स हैं या फिर प्रोटॉन्स हैं, ये सारे प्रेजेंट हैं न्यूक्लियस में। ठीक है, और द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, इट इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ ए एटम, कि ये सेंटर में प्रेजेंट होगा। न्यूक्लियस जो है वो एटम के सेंटर में प्रेजेंट है एंड बहुत ज़्यादा स्मॉल साइज का है। ठीक है, तो ये था उसका पहला पोस्टुलेट कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूक्लियस में है और न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में प्रेजेंट है जिसका साइज बहुत छोटा है। अब सेकंड पोस्टुलेट इसका कहता है कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं ये न्यूक्लियस के सराउंडिंग में रिवॉल्व करते हैं इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस in a circular orbit। ठीक है, और उन जो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, इनकी अपनी एक यूनिक डेफिनेट वेलोसिटी होगी। उसी सेम डेफिनेट वेलोसिटी से ये न्यूक्लियस के सराउंडिंग में रिवॉल्व करेंगे। अब नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालने के लिए उसने एक फार्मूला दिया कि आप कैसे नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालोगे इलेक्ट्रॉन के। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन रेवोल्यूशन पर सेकेंड, कि एक सेकेंड में कितना रिवॉल्व करेंगे। उसके लिए इसने फार्मूला दिया, फार्मूला था आपके पास वेलोसिटी अपॉन सर्कमफ्रेंस, वेलोसिटी अपॉन सर्कमफ्रेंस। ठीक है, वेलोसिटी डिनोटेड बाय v एंड सर्कमफ्रेंस 2 पाई r। तो इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं कि एक सेकेंड में इलेक्ट्रॉन जो है कितनी रेवोल्यूशन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पोस्टुलेट इसका आ जाता है, पोस्टुलेट है कि ऑर्बिट्स आर अरेंज्ड concentrically around the nucleus and are numbered as 1 2 3 so on। ठीक है, किसने कहा कि अगर सेंटर में हम मान के चलते हैं आपके पास न्यूक्लियस है तो कोसेंट्रिकली सराउंडिंग में सर्कुलर ऑर्बिट्स जो हैं वो बने हुए हैं और इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले को उसने कहा कि पहला जो होगा ये 1 2 3 और 4, ऐसे ही सो ऑन। इस तरीके से कोसेंट्रिकली ये सर्कल्स अरेंज है और सबसे पहला शेल जो था उसको उसने नाम दिया था के, दूसरे वाले को नाम दिया था एल, तीसरे वाले को नाम दिया था एम और फोर्थ आपके पास आ जाता है एन शेल। तो बोलते हैं कि इन शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो इंटीग्रल नंबर है तो इन नंबर्स को उसने कहा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, उसके बाद
नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट पोस्टुलेट इसका है कि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, वो किसके बराबर होगी? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होगी। ठीक है, तो इनकी जो अट्रैक्शन है दैट इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, उसके बाद ये बोलता है कि ये जो ऑर्बिट हैं इनकी एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहती है। ठीक है, कि अगर आपके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सराउंडिंग में रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, तो उसमें जो इनकी एनर्जी है वो इनकी कांस्टेंट रहती है। ठीक है, जिसको ये कहते हैं स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स। ठीक है, या फिर जिसको सिंपली हम एनर्जी लेवल कहेंगे। तो एनर्जी लेवल में क्या होगा? इनकी एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जब एक इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को ऑब्जर्व कर देता है या फिर उसको एनर्जी को इमिट कर देगा, तो वो क्या करता है? या फिर वो हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा या फिर लोअर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, अगर वो एनर्जी को ऑब्जर्व करता है तो हम उसको कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन गेट एक्साइटेड। ठीक है, और वो जंप कर जाएगा नेक्स्ट वाले शेल में। और अगर वो एनर्जी को लूज करता है, तो अगर एनर्जी लूज करेगा तो वो अब पिछले शेल में वापस आ जाता है, जिसको हम कहते हैं कि वो अपनी ग्राउंड स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, हम इसको याद रखेंगे कैसे, कि वो ग्राउंड स्टेट में चला गया। ठीक है, आफ्टर दैट अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करें, उसके बाद यहां से स्टार्ट करेंगे हम। तो अब हम बात कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी की। ठीक है, तो जो रेडिएशन उसने ऑब्जर्व की, जो एनर्जी उसने ऑब्जर्व की या फिर इमिट की, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो किसके बराबर होगी? V इज इक्वल टू, जिसको नो से डिनोट करते हैं, V की तरह लिखते हैं इसको, कि E2 माइनस E1। कि अब उसके पास कितनी एनर्जी है? पहले उसके पास इनिशियल कितनी एनर्जी थी? डिवाइडेड बाय प्लैंक कांस्टेंट H। ठीक है, अब यहां पे आपके पास जो E2 और E1 है, ये क्या है? ये आपके पास आ जाएगी एनर्जी लोअर स्टेट में और हायर स्टेट में। ठीक है, और इस एक्सप्रेशन को हम कहते हैं, ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास बन गई, इसको हम कहेंगे बोर्स फ्रीक्वेंसी रूल। बोहर्स फ्रीक्वेंसी रूल भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये बोलता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम है, उसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो रहेगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। ठीक है, तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम है mv/r किसी शेल में, वो किसके बराबर होगा? n टू h अपॉन 2 पाई के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे v आपके पास वेलोसिटी होगी इलेक्ट्रॉन्स की, m जो है वो रिवॉल्विंग अराउंड, ये इलेक्ट्रॉन mm जो है वो मास है और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर पाथ में, n जो है वो है कौन से ऑर्बिट में है। ठीक है, और rn आ जाएगा आपके पास यहाँ पे कौन से ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसकी फ्रीक्वेंसी, एंगुलर मोमेंटम हम पता कर सकते हैं बाय बोहर्स फ्रीक्वेंसी रूल, या फिर जो बोहर्स ने पोस्टुलेट्स दिए थे। अब इसकी कुछ एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें।